दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई व्यक्तित्व बड़ी सरलता से और पर्दे के पीछे से समाज को संवारने का काम करते रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इन सब कार्यों का निर्वहन करते हुए उनको तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, मगर वह इन सब तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना कार्य करते रहते हैं। मेरा नाम है नंदू और मैं अपने दोस्त पदम के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा कार्यक्रम दो टूक विद नंदू। और हम जिस हस्ती के पास आए हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गुना में सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें सारा शहर जानता है। बात कर रहे हैं हम श्री आशीष शिंदे साहब की। शिंदे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शिंदे साहब, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत अच्छी पोस्ट आपकी देखते रहते हैं और बड़ी क्रांतिकारी पोस्टें रहती हैं आपकी। निश्चित रूप से ये शहर आपकी पोस्टों को लेकर हमेशा जागरूक रहता है और उन्हें इंतज़ार रहता है आपकी अच्छी पोस्टें, जो कि सिर्फ मनोरंजन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज को एक नई दिशा देने के लिए होती हैं। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे, मगर मुख्य विषय हमारा है आशीष शिंदे जी को सबके सामने अच्छी तरह से पहुंचाने का। तो ज़रा अपने बारे में हमें बताएं, अपना पूर्ण परिचय दें, अपने बाल्यकाल से लेकर आपके गुना में आने का जो भी सिलसिला है उसके बारे में। पहले तो नंदू भैया के लिए और साथ में जो पदम भैया दोनों के लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अभी आपने जो भूमिका रखी उसमें मुझे महिमा मंडित करने का जो आपने बड़प्पन यहाँ दिखाया, मैं अपने आप को इस शहर के 2.5 लाख लोगों में से केवल एक छोटा सा अंश मानता हूँ। आपका ये कार्यक्रम मुझे कुछ लोगों तक पहुँचाएगा। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मेरा अतीत कैसा है, कहाँ से मैं आया, तो मेरे जो दादाजी थे, स्टेट टाइम में ग्वालियर जब स्टेट हुआ करती थी उस समय वो ग्वालियर आए पूना से, और फिर अविभाजित अशोकनगर ज़िला जब था तो वहाँ पर कोर्ट में रीडर के तौर पर पद पर कार्यरत थे, उन्होंने काम किया। स्कूलिंग मेरी शुरू में, चूँकि फादर की पोस्टिंग मुगावली में थी, तो स्कूलिंग प्रारंभ की स्कूलिंग जो है वो मेरी मुगावली में हुई। उसके बाद फादर का ट्रांसफ़र हुआ, मदर का ट्रांसफ़र गुना हुआ, तो हम लोग फिर गुना आ गए। गुना में सरकारी स्कूलों में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है और आर्य समाज स्कूल यहाँ का उस समय एक प्रतिष्ठित विद्यालयों में शामिल था। उसमें मेरा इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई वहाँ हुई और हमारे गुना के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से, एमए इकोनॉमिक्स से, और बाद में चूँकि कानून को पढ़ना मेरा शुरू से एक शौक़ रहा, मैंने कानून को अपना व्यापार का या जीविकोपार्जन का साधन तो नहीं बनाया, लेकिन एक मेरी जिज्ञासा रही इस कानून को समझने की, क्योंकि प्रारंभ के जो कुछ पल जीवन के ऐसे निकले जब हमने अभावों को भी देखा। चूँकि एक बड़ा परिवार था, गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए हमारे मदर फादर ने बड़े नैतिक मूल्यों का ध्यान रखा। माताजी गृहिणी थी? माताजी मेरी हेडमास्टर थी, सरकारी नौकरी में। तो उसका एक प्रभाव हमारे पूरे परिवार पर ये रहा कि हमारे सारे भाई बहनों को पढ़ने के लिए प्रेरित मदर ने किया। आशीष शिंदे जी जो सनातन का और हिंदू धर्म का झंडा ऊंचा करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, वो कहीं आर्य समाज स्कूल में पढ़ने के उपरांत तो वो बीज पैदा नहीं हुए शरीर में? देखिए,
आपका बाल्यकाल यानी कि एक अपन ने पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। तो स्कूलिंग में आपको जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है आर्य समाज स्कूल की स्कूलिंग में नैतिक मूल्यों को लेकर के बड़ा जोर रहता था, जो आजकल की पढ़ाई लिखाई में देखने आपको नहीं मिलता। उस समय शायद नैतिक शिक्षा का एक विषय भी होता नैतिक शिक्षा एक विषय होता था। हमको क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये भी हमको, यानी कि उस समय के जो अध्यापक थे वो भी पढ़ाई कराते समय, विषय पढ़ाते समय बीच बीच में आपको समाज जीवन में कैसे जीना है इसके टिप्स भी दिया करते थे। बिल्कुल। यानी उनके नेचर में शामिल था। या आप साक्षर बने, केवल ये उद्देश्य नहीं था। आपके किसी विषय में मेरिट में बहुत ज्यादा अंक आए, केवल ये उद्देश्य नहीं था, ये तो था ही। साथ में आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं, उस समय का शिक्षक इस भूमिका का बड़ी जिम्मेदारी से निर्वाह करता था। आर्य समाज जैसी संस्था ने हमको उस मूल तत्व से जोड़ने का प्रयास किया। इंटर के बाद कॉलेज, इंटर के बाद कॉलेज, गुना कॉलेज में ही अध्ययन। हाँ, गुना कॉलेज मेरा अध्ययन हुआ। कॉलेज भी एक किसी भी, जो आपने अभी बताया था कि अनगढ़ मिट्टी की तरह होता है इंसान। हाँ। और शुरू से ही जैसा उसका परिवेश मिलता रहता है वैसे वैसे उसकी मूर्ति बनती चली जाती है। कॉलेज में भी आप जो आज हमें आशीष शिंदे जी दिखाई दे रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, खासकर सामाजिक मुद्दों पे या अन्य किसी मुद्दों पर। तो कॉलेज में भी आप ऐसे ही थे या कोई, चूँकि कॉलेजों में चुनाव के माध्यम से भी हम अपनी बात रख सकते हैं। कॉलेज को अगर अच्छी दिशा देना है, कॉलेज में अच्छे मूल्यों पे आधारित जीवन या अध्यापन चलवाना हो अपन को, तो निश्चित रूप से चुनाव एक माध्यम होता था जिसके माध्यम से जीत कर हम अपनी बात रख सकते थे। ऐसा इन चीज़ों में आपने भाग लिया? नहीं, देखिए, मैंने प्रत्यक्ष राजनीति में कभी भी भाग नहीं लिया। लेकिन मगर दोस्तों को चुनाव जरूर लड़वाया। हाँ, आप ये कह सकते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं। आप बहुत अच्छे एंकर हो सकते हैं, किंग मेकर की भूमिका में रहे आप। नहीं, ये तो बड़े शब्द हो जाएंगे मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के लिए। लेकिन हाँ, मैंने अपनी भूमिका जो मुझे दी गई उसे सार्थक करने का प्रयत्न अवश्य किया। कॉलेज में जब हम एंटर हुए थे, तो आज जिस विचारधारा के साथ में हमारी लड़ाई चल रही है, कम्युनिस्ट के साथ में, जी, तो उस समय गुना में कम्युनिज्म कॉलेज में उतना हावी नहीं था। शैक्षणिक संस्थाओं में हमको कम्युनिस्ट उतने नहीं मिलते थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं थे। SFI थी, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, NSUI थी। NSUI के पास वैचारिक अधिष्ठान की कमी रही, इसलिए वो कभी अपना एक कॉन्क्रीट बेस नहीं बना पाए। अब चूंकि आपने सनातन की जो बात की, तो सनातन की ओर या हिंदुत्व की ओर मेरा जो जीवन का एक ट्रैक जो मैंने पकड़ा, वो उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी ये है कि गुना में एक प्रवीण गुप्त करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, उनका आना हुआ था। अभी वो हमारे क्षेत्र जो पूरा मध्य प्रदेश है जिसमें प्रवीण गुप्त किस सन की बात रही हुई? ये मैं आपको 96 की बात बता रहा हूँ। 96-97 की बात है। जी। तो उनका अचानक मेरे से परिचय हुआ। अब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उतना नहीं जानता था। उनसे मित्रता हुई, मुझे शाखा ले जाने लगे। शाखा कैसी होती संघ की पहली बार देखी। तो वहाँ से मेरा नियमितीकरण जब वहाँ हुआ, शाखा पे नियमित जाना, वर्ग बैठकों में जाना, संघ के शिक्षा वर्ग और जो शीर्ष शिविर वगैरह होते हैं वो अटेंड करना, तो इस गहराई को मैंने समझने का प्रयत्न किया कि सनातन के लिए काम करना क्यों आवश्यक है। मैं अपनी छोटी सी आयु में इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि आज भारतवर्ष भारत के रूप में जो दिख रहा है, तो उसकी जड़ में सनातन का तत्व है। जी। और यह तत्व धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के प्रहारों से कमजोर किया जा रहा है। तो कुछ लोगों को इस दिशा में काम करने के लिए आना ही होगा। और RSS उस दौर से लेकर अभी तक इस दिशा में बहुत अच्छे से काम कर रही है।
मैं समझ रहा हूँ कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन नहीं होता तो आज इस देश के अनेक टुकड़े हो चुके होते। ये लोगों को बात इसलिए समझ में नहीं आएगी शायद क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं, अन्य जगह की भी स्थिति देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं की मजबूती के लिए जितने प्रयास किए जाना चाहिए और हिंदुओं के द्वारा ही किया जाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अभी काफ़ी कमी है। अच्छा, और 1996 की आप बात कर रहे हैं जी। वो दौर था जब आरएसएस के लोगों पर तो तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते, झूठे केसों में फंसा दिया जाता था उन्हें। सरकारी कर्मचारी आरएसएस में भर्ती नहीं हो सकते थे, आरएसएस ज्वाइन नहीं कर सकते। शायद वही दौर था। बिल्कुल वही दौर था, क्योंकि संघ का तो 1925 से लेकर के और सरकारों के आने के पहले तक संघ के कार्यकर्ताओं ने जितनी पीड़ा झेली है, चाहे आपातकाल रहा हो या कांग्रेस की सरकारों के काल रहे हों, दक्षिण में कम्युनिस्ट की सरकारों ने जो यातना दी है, उस दौर को तो मैंने नहीं देखा। लेकिन 1996 से लेकर के 2003 का कांग्रेस का शासनकाल मैंने न केवल देखा है बल्कि भोगा भी है। आयु भी कम थी, कॉलेज के छात्र थे, छोटी मोटी घटनाएं कार्यकर्ताओं के साथ होती थी तो यही टीआई, यही अधिकारी थाने से भगा देते थे। कई मुझे छोटी छोटी घटनाएं याद है, कार्यकर्ता के साथ मारपीट कर दी। जिसने मारपीट की वो उस समय एडिशनल एसपी के बंगले पर कर्मचारी था, सिपाही था। उसी ने मारपीट की और उसी की ओर से हमारे कार्यकर्ता पर एफआईआर हो गई। मोबाइल युग नहीं था, लोगों को बुलाने के लिए भी स्कूटरों से, मोपेड से घूमना होता था। कुछ घरों में टेलीफोन थे, टेलीफोन का उपयोग होता था। 26 जनवरी 2001 की घटना है ये, मुझे याद जो आ रही है। कैंट थाने में हमने बहुत लोगों को इकट्ठा किया, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और एक मतलब जिसको जन दबाव कहते हैं, जन दबाव बनाना पड़ा, तब जाकर के हम सही बात को सही मनवा पाए। इसके ड्रॉबैक क्या आते थे? तो प्रशासन की अपनी एक चाल है। प्रशासन किसी का नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के मेरी जो धारणा है बहुत स्पष्ट है। नौकरशाही को लेकर के, नौकरशाही किसी की नहीं होती। नौकरशाही कुर्सी देख करके अपने तेवर बदलती रहती है। लेकिन उनका अपना एक सरकार चलाने का तरीका है, सिस्टम चलाने का तरीका है, वो उसी तरीके से चलाते हैं। भाई अपन दूसरे शब्दों में कि अरबी घोड़ा जैसा होता है, यदि चालक कुशल होगा तो घोड़ा आपको गंतव्य तक पहुंचा पाएगा। चालक अकुशल होगा तो आपको पटक करके घोड़ा ही जाएगा। तो बहुत मैंने देखा, उसके ड्रॉबैक ये आए कि कहीं भी चक्का जाम हो रहा है तो हम कुछ 10-5 कार्यकर्ता उस समय चिन्हित थे, हम उसमें हों अथवा ना हों, हमारे पर एफआईआर होती थी। तो ये भी एक प्रकार की यातना ही है। कॉलेज की हम बात कर रहे थे तो कॉलेज में आपने किंग मेकर की भूमिका निभाई और चुनाव लड़वाया अपने किसी दोस्त को, वो ज़रा वाकया बताएं। किंग मेकर तो खैर नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग एक साथ में काम करते थे कि विचार के लिए। हमारे मित्र हैं विनोद रघुवंशी जी, मेरे छोटे भाई भी हैं। मेरी अनुपस्थिति में मेरा व्यापार वही देखते हैं। अभी भी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और वो मेरे व्यापार की चिंता कर रहे हैं अकेले बैठे हुए। तो उनसे एक लगाव था, उनकी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। तो चुनाव लड़ने के लिए जो चौसर बिछाना थी, उसकी चौसर बिछाने में मैंने अग्रणी भूमिका निभाई थी उस समय। तो उस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झंडे तले चुनाव लड़ा था आपने? नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट ने भी चुनाव लड़ा था। NSUI ने जिन्हें अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट बनाया था, तो वो कैंडिडेट, मैं उस समय LLB कर रहा था, वो मेरे क्लास से ही CR का चुनाव लड़ रहे थे। मैंने उन्हें CR के चुनाव में हरा दिया था। तो NSUI को अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट उस समय बदलना पड़ा। हमने हमारी क्लास में जो उन्हें चुनाव हराया तो केवल एक व्यवहार के कारण,
उसमें यदि मैं कहूँ कि मैंने उसे हरा दिया तो ये उन सब लोगों के साथ अन्याय होगा जिन लोगों ने उस समय भूमिका निभाई थी। तो एक पूरा टीम वर्क होता है, उस टीम वर्क में बस ये जरूर मेरा ध्यान रहता है कि कहीं कोई कमी बेशी लग रही है तो उसको अपन कैसे पूर्ति कर सकते हैं, क्रेडिट टीम को ही मिले। और उसका एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि आखिरी में जब सारे पत्ते विभिन्न छात्र संगठनों के फेल हुए तो हमने विनोद रघुवंशी जी की जो तैयारी कराई थी, उन्होंने तैयारी की थी, डिज़र्व करते थे। 3-4 महीने पहले से कॉलेज वो जाने लगे थे, चुनाव के छात्रों की मदद करने लगे थे, स्टाफ से उन्होंने अच्छे रिलेशन डेवलप किए थे। बाकी जो कमी लगी थी तो हमारी एक पूरी टीम थी मित्रों की, उन्होंने काफ़ी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो चुनाव कुछ हज़ार रुपए में, मैं समझता हूँ कि 2-3 हज़ार रुपए में हम लोगों ने उस समय वो चुनाव लड़ लिया था और विनोद रघुवंशी जी छात्र संघ के अध्यक्ष उसमें जीत गए थे। अब हम सीधे आते हैं 2024 में। आशीष शिंदे जी की वही आक्रामक भूमिका को लेकर आज चर्चा होती है और आज वो गुना के सबसे लोकप्रिय विसिल ओवर की भूमिका में हैं। उनकी पोस्टों पर लोग अपने निर्णय बदल लेते हैं और कई बार हमने देखा है कि आपकी पोस्ट सोशल मीडिया पर आने के बाद शासन उस पर एक्शन लेता है। यहाँ पर जब आ गए और आपने बताया, हमको भी लगता है कि तमाम तरह की धमकियाँ, तमाम तरह के हमको प्रेशर आते हैं इस काम को करने के लिए जो आप कर रहे हैं। चूँकि अब आप शादीशुदा हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको देख के कभी आपको ऐसा लगता है कि ये काम वाकई खतरे का है और इन लोगों का दायित्व भी मेरे सामने है, या वो कभी आपसे बोलते हों? प्रश्न ऐसा है कि जितना सीधा प्रश्न है उतना ही सीधा मेरा उत्तर है। जीवन के बारे में मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर है। इंदिरा गांधी जिन सुरक्षा कर्मियों के भरोसे अपने आप को सुरक्षित मानती थी, उनकी हत्या का कारण वो सुरक्षा कर्मी ही बने। तो जन्म मृत्यु, यश अपयश, लाभ हानि, ये ईश्वर के हाथ है। तो जो चीज़ें ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखी हैं उनके बारे में सोच करके मैं अपना समय खराब क्यों करूं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरी धर्मपत्नी मेरे किसी भी काम में कभी भी कोई रुकावट पैदा नहीं करती, बल्कि एक सहयोगी की भूमिका में वो उसमें रहती हैं। मेरे माता पिता, उनको इस बात का विश्वास है कि उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, मैं रात को 12 बजे घर पहुंचूं, 2 बजे घर पहुंचूं, उन्हें ये पता रहता है कि हमारा बेटा किसी गलत जगह से नहीं आ रहा है और किसी गलत काम में शामिल नहीं है। रही बात धमकियों की, तो जिस प्रकार का अब जीवन हो गया, तो मैंने इसको पार्ट ऑफ द लाइफ मान लिया है। अब यदि धमकियां नहीं आती या लोग कुछ बोलते नहीं है, कुछ गलत ऐसा दिखता नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरे प्रयासों में कहीं कमी है। कारण कि धमकी देने वाले लोग समाज के उस तबके के लोग होते हैं जो समाज की नज़र में गिरे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गिरे हुए लोगों की धमकियों से यदि हम और आप डरने लगेंगे तो फिर समाज की बात कौन करेगा। आखिर किसी को तो इस कसौटी पे खरा उतरना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने कहा कि धमकी आती है, बिल्कुल आई, धमकियां भी आई। अब पिछले कुछ समय से ये लोगों ने धारणा बना ली है, कोई नया व्यक्ति होगा तो शायद वो धमकाने की कोशिश करेगा। कुछ पुराने हार गए, पुराने अभी हार गए हैं, या ये कह लें कि उनको ये समझ में आ गया कि केवल धमकी से काम नहीं चलेगा, धमकी के आगे कुछ और करने का जो प्लान करते हो। तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा, बच्चों को सनातन धर्म के बारे में, रामायण गीता के बारे में, वेद पुराणों के बारे में पता होना चाहिए, ऐसी आपकी सोच है। आप समय समय पर अपनी पोस्ट के माध्यम से ये बताते भी रहते हैं। मगर फिर एक अंग्रेजी
माध्यम के स्कूल में जब एक बच्चा भारत माता की जय बोल देता है और उसके बाद इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है आशीष शिंदे जी की एक पोस्ट लिखने के बाद कि पूरा शहर और पूरे सनातनी विचारधारा के लोग उस अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की तरफ चल देते हैं, वो क्या मुद्दा था, ज़रा बताइए। देखिए, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था तो हमारे एक मित्र हैं रोहित जैन, थोड़े मायूस थे, मेरा सहज उनसे पूछना हो गया क्या बात हुई। तो उन्होंने बताया कि आज बेटी शिवा को स्कूल में टीचर ने पनिशमेंट दिया। तो मैंने कहा इसमें इतना मायूस होने की क्या बात है, बच्चे हैं, गलती की होगी तो पनिशमेंट मिला होगा। नहीं कि उन्होंने भारत माता की जय बोला था बच्चे ने, इसलिए उसको पीटा गया। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा ही हुआ है। और मैं जब स्कूल में गया तो मेरी बात को ठीक से सुना भी नहीं गया। तो मैंने पूरा वृतांत एक सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट बना के मैंने लिख के रख लिया। तो मैंने उस पोस्ट को डाल दिया रात में। मुझे मालूम था थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा, लेकिन ऐसा रिएक्शन होगा कि सनातन की लड़ाई लड़ने वाला हर व्यक्ति, हर संगठन स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएगा, इसकी मुझे इतनी कल्पना नहीं थी। मुझे ये तो मालूम था कुछ ना कुछ कल रिएक्शन होने वाला होगा। तो ये एक संवेदनशील मुद्दा है कि भारत के भूमि पर चलने वाले स्कूल यदि कोमल मस्तिष्क के बच्चों के दिमाग में यदि ये भर देंगे कि भारत माता की जय बोलने पर पिटाई होती है, तो फिर वो भारत माता की जय की दिशा में कोई काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विषय ये नहीं है कि एक भारत माता की जय बोलना एक नारा नहीं है। भारत माता की जय बोलना एक संस्कार है जो बच्चे में उस समय बोया जाता है जब उसकी बुद्धि कोमल होती है। स्कूल प्रशासन ने फिर अपनी गलती मानी? स्कूल प्रशासन, देखिए ये मिशनरीज जो स्कूल होते हैं इनकी पहुंच पकड़ हाथ पैर सब बहुत लंबे होते हैं। तो जुडिशरी के बच्चे भी इनके स्कूलों में पढ़ते हैं। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे भी इनके स्कूलों में पढ़ते हैं। पुलिस के ऑफिसर्स के बच्चे भी इनके स्कूल में पढ़ते हैं। ये उन लोग अपने एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पे आला अधिकारियों के संपर्क में सतत बने रहते हैं। क्योंकि बने रहते हैं तो ये आपकी बात को उतनी गंभीरता से लेते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जहाँ पर डिसीजन होना है, जहाँ निर्णय होना है, या जहाँ से इन सभी चीज़ों में कोई समाधान निकलेगा, वो सारे स्टेज, उन सारे स्टेजों पर कहीं ना कहीं हमसे प्रभावित लोग बैठे हुए। तो ये हनक जब प्रबंधन ने शुरू में दिखाई और वो लोग बात करने भी तैयार नहीं हुए, तो तनाव थोड़ा सा बढ़ गया। सारे राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ता वहाँ आ गए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रवादी संघ, तमाम, और मैं कई संगठनों के तो नाम भी नहीं जानता, वो सब वहाँ आए और सामूहिक प्रयत्नों का ये नतीजा हुआ कि उनको माफ़ीनामा तो लिख के देना ही पड़ा। 2 टीचर पर उन्होंने FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सिटी कोतवाली में लॉन्च कराई। अब आप कभी आसपास निकलेंगे तो असेंबली के आसपास के समय स्कूल के बगल से आप निकलेंगे तो आपको भारत माता की जय का उद्घोष आपको सुनाई देगा। ये पहले कभी सुनाई नहीं देता था। मगर 40-45 वर्षों से संचालित क्राइस्ट स्कूल में उस दिन अचानक बीच प्रांगण में सरकारी जमीन कैसे निकल आई? ये बड़ा मैंने आप वैसा सवाल है हमारे लिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसी दिन कैसे निकल आया वो प्लाट पूरा। मैंने आपको बताया कि मिशनरीज के हाथ, एक किसी फिल्म का डायलॉग है कि सरकार भले ही बदल जाए, सिस्टम हमारा ही है। सिस्टम हमारा है। तो ये जो सिस्टम में पहुंच पकड़ रखने वाली जो ताकतें हैं, ये उनका खेल था। कुछ ऑब्लाइज हुए होंगे, कुछ ने ऑब्लाइज किया होगा। उसका परिणाम ये था कि प्लेग्राउंड के तौर पर सरकारी जमीन के एक भाग का उपयोग निरंतर किया जा रहा था। तो किसी परिचित को ये पता था कि इसमें सरकारी भूमि का अंश भी है।
जब उस परिचित ने भी इसलिए बताया कि ये मामला अभी इस ट्रैक पर आगे आए कि यह समझौते नहीं होंगे। और नंदू भैया, ये आप लोगों की मित्रता कहें या शहर का प्रेम कहें कि ज़मीर को कोई खरीद सके, अभी कोई गुनाह में तो कम से कम ऐसा नहीं है। ये विषय भी आया, तब तक राजनीतिक व्यक्ति भी आ गए थे, सलूजा जी भी आ गए थे, पूर्व विधायक। उस विषय को उन्होंने सबसे प्रमुखता से उठाया और सामूहिक प्रयत्नों का ये नतीजा हुआ कि फिर प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया गया सभी की ओर से कि भाई यदि सरकारी ज़मीन है तो इस पे तार फेंसिंग होगी ही, और वो तार फेंसिंग हुई। शिंदे साहब, सैकड़ों पोस्ट आपने सोशल मीडिया पे डाल रखी हैं और लगभग हमारे लिए हर पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है और समाज को एक दिशा देने वाली पोस्ट है। आपकी नज़र में ऐसी कोई पोस्ट जिसको लिखते समय आपके हाथ कांपे हों या आपका हृदय द्रवित हो उठा हो कि मुझे ये क्यों लिखना पड़ रही है मगर लिखना भी ज़रूरी था, ऐसी कोई पोस्ट? इतने लंबे कार्यकाल में कई पोस्टें ऐसी आई जिनको मुझे लगा कि ये प्रासंगिक है, इन्हें लिखना ही चाहिए। लेकिन एक घटना ऐसी हुई, हमारे गुना जिले की पहचान सिद्ध स्थल टेकरी मंदिर, कि वहाँ पर चोरी के मैंने वीडियो देखे। उन वीडियो में मैंने देखा कि जो चोर थे, नकबजन थे, वो उस पवित्र स्थान पर जूते पहन करके चढ़े, भगवान के शरीर से उन्होंने आभूषण उतारे, पैर गंदे। अगस्त की बात है शायद, 13-14। हाँ। तो मैं हैरान था कि अभी भी धरती पर ऐसे लोग हैं जो ईश्वर से भी नहीं डर रहे हैं। यानी कि टेकरी धाम एक ऐसा स्थल जहाँ हम जूते उतार के नीचे से जाते हैं, उसके बाद हम पैर धोते हैं, फिर हाथ धोते हैं और फिर वहाँ जा कर के हम कोशिश करते हैं कि दूर से ही भगवान के दर्शन हो जाएं, अपने मन की बात उनसे कह लें, थोड़ा सा ध्यान लगा लें, अपने मन को एकाग्र कर लें, शांत कर लें। वहाँ इस तरीके की घटना, और फिर एक हिंदू के नाते, एक सनातन का एक अनुयायी होने के नाते मुझे बहुत कष्ट हुआ इस बात का कि ये चीज़ें कम से कम रुकना चाहिए। घटनाएं, अपराध किसी भी दिशा में जाए, लेकिन अपराधियों को भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चीज़ छोड़ना ही होगी ना। बिल्कुल, एक मर्यादा रखना मर्यादा तो उसमें भी रखना पड़ेगी। कम से कम इतना तो बचा के हम रखें कि ठीक है, चोरियां होती होंगी, हो जाती होंगी, समाज आदिकाल से इस प्रकार की घटनाओं को देखता आ रहा है। जब राम का काल था तब रावण भी थे, लेकिन कुछ स्थानों पर हमने वहां भी मर्यादा देखी। तो उसको लिखते समय मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि ये चीजें गलत है, और अपने मैंने मन की भावना उसमें व्यक्त भी की। दूसरा एक और विषय आया, वो भी टेकरी से ही जुड़ा था। उस पर भी मैंने पोस्ट लिखी, रील का मामला था वो। लिखी थी आपने? तो शहर के संभ्रांत परिवारों की बच्चियों ने टेकरी धाम को यानी वीडियो स्टूडियो के तौर पे उपयोग करना शुरू कर दिया था। वहाँ की लोकेशंस को, बैकग्राउंड को, और कोई मतलब कोई आस्था नहीं। और शायद आपने लिखा था कि बैकग्राउंड में जो गाने रील में बजते हैं वो भी बड़े आपत्तिजनक गाने। आप मतलब नहीं करोगे क्या? फिल्मी गाने, नैना ये कजरारे कारे झलकाए मदिरा के प्याले, यानी कि वो साधना का केंद्र है। हमारे यहाँ तो ये भी मानते हैं कि भगवान के सामने कोई भक्त दर्शन कर रहा हो तो भगवान और भक्त के बीच से उस समय निकलना भी नहीं चाहिए, निकलना भी पाप माना जाता है। ठीक है, एक तो वो। और ये नाच करने वाले लोग कौन? सनातन धर्म की विभिन्न जातियों के लोग, उनके बच्चे। ये अनपढ़ गंवार नहीं है, इनको मोबाइल पर रील बना करके मनी अर्निंग करने की लत लग गई है। मनी अर्निंग करने की लत में ये लोग ये भी भूल गए कि हमारे आस्था के केंद्र, मर्यादा के केंद्र, हमारे जिसके कारण से सारा एक हिंदू को यदि कहीं आज डर बचा है तो एक ईश्वर का ही डर बचा है। डर बचा, वो डर भी खत्म हो रहा है। तो कुछ वीडियो मेरे पास आए
किसी ने कहा कि केवल भाई साहब आप ही लिख सकते हो उस पर। मन मेरा भी था ही, मैंने उस पर लिख दिया। लिखा तो रात से हमारे पास फ़ोन आने लगे, आपके विरुद्ध कल अमुक समाज के लोग ज्ञापन देने जाने वाले हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? आपने वो जो रील के वीडियो डाल दिए उससे समाज आहत है, समाज आहत, फलानी फलानी जाति संगठन के लोग उसमें जाने वाले हैं। मैंने कहा तत्काल जाना चाहिए ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि ये समाज की दशा और दिशा कहाँ जा रही है। मैंने क्या लिखा है? ना तो मैंने कोई रील बनाई। जो रील वो अपने इंस्टा आईडी पर डाल करके पैसे कमा रहे हैं बच्चे। आपको, आपके परिवार के लोगों को, आपकी जाति समाज के लोगों को तब नहीं दिख रहा, तब उस बच्चे की बदनामी नहीं होती। भाई आपके बच्चे अपने कृत्यों से, अपने निजी शौक के लिए सनातन धर्म के पवित्र स्थलों की बदनामी कर रहे हैं, वहां की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। आपको उन्हें रोकना चाहिए या किसी ने टोक दिया कि ये गलत है, ये बंद करो, आपको उसे रोकना चाहिए? मुझसे कहा आप पोस्ट हटा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हटेगी पोस्ट। उसका परिणाम हुआ बाद में कलेक्टर साहब ने कुछ समय बाद उसमें एक ऑर्डर भी जारी किया, इस प्रकार के स्थानों पर रील बनाने को प्रतिबंधित किया गया। पुलिस ने जाकर के वहाँ पर कार्रवाई भी की, तो एक अच्छा परिणाम आया। लेकिन ये लिखते समय मुझे इस बात का कष्ट था कि हिंदू समाज किस दिशा में जा रहा है। मैंने कभी किसी मस्जिद में किसी बुर्के वाली महिला को रील बनाते हुए, बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल सही बात। मैंने कभी किसी गिरिजा घर में किसी क्रिश्चियन लड़के को या लड़की को इस प्रकार के अनर्गल वीडियो बना करके और वायरल करते नहीं देखा। हमारे यहाँ ये क्यों हो रहा है? और इसको रोकने के लिए विभिन्न, एक तो क्या हो गया कि जाति संगठनों में अधिकांश जगह केवल निजी राजनीति का जो फोबिया है, जिन्हें कोई मंच नहीं मिलता, वो विभिन्न जाति संगठनों के सिरमौर बन करके अपनी निजी राजनीति चलाने के लिए जाति का उपयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे यदि ये पूछा जाए कि आपने अपनी जाति के कल्याण के लिए कितने काम किए, आपने अपनी जाति के गरीब वर्ग के लिए, मजलूमों के लिए, जो सबसे पीछे वाली लाइन में रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए आपने क्या किया, तो शायद वो उस खाते में जीरो बताएंगे। यही किया है जो रील बन रही है, यही गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया। नहीं, अब अपन ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनको रोकने की जिम्मेदारी उनकी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। क्या आप किसी जाति संगठन की कमेटी केवल इसलिए बनाते हैं कि आप किसी एक महापुरुष को सिर्फ अपनी जाति का महापुरुष घोषित कर, किसी एक देवता को अपनी जाति का देवता घोषित कर, उसकी आड़ में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे? क्या इससे समाज का, जाति का कल्याण होगा? नहीं होगा। टेकरी सरकार की जो आभूषण चोरी हुए थे वो सब चोर तो पकड़े गए और आभूषण भी शायद प्राप्त कर लिए उन्होंने, मगर चोरी पकड़ी होने से पहले आपने भी कुछ दान दक्षिणा की थी उसमें, चांदी के रूप में, और उसके बाद फिर कई लोगों ने की और लगभग उतनी चांदी इकट्ठी हो गई थी जिससे आभूषण दोबारा बन सके। बिल्कुल। मैं घर पे भी बहुत ज़्यादा पूजन पाठ तो नहीं करता, लेकिन मेरा एक नित्य नियम है कि सुबह घर से निकलने से पहले मैं भगवान के सामने अपने पाप पुण्य दोनों का हिसाब रखता हूँ। तो पंचमुखी हनुमान जी की एक प्रतिमा है जिसकी मैं नित्य पूजन करता हूँ। तो उनकी पूजन करते करते चोरी हुई थी। मन में एक कहीं ना कहीं एक पीड़ा इस बात की थी कि एक तो ये चोर ये मर्यादा भंग करके इस प्रकार से चोरी करके ले गए। दूसरी पीड़ा इस बात की थी कि उस चोरी की आड़ में लोगों को निजी राजनीति करने का मौका मिल गया और छीटा किसी सोशल मीडिया पर शुरू हो गई। तो उससे भी मुझे पीड़ा थी कि अभी ये देखिए, युद्ध काल में आप उपदेशों की बातें नहीं कर सकते। अभी आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको किस ओर से लड़ना है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये युद्ध काल के बाद में तय होगा जब समीक्षा होगी। तो मैंने देखा कि ये सब चीज़ें कुछ तो भी हो रही हैं। अचानक पूजन करते करते मुझे एक प्रेरणा हुई कि चांदी के भगवान के हमारे आभूषण चले गए हैं। तो मैं एक चांदी का कड़ा पहनता था, लगभग उसका वजन 200 ग्राम था। तो मैंने कहा मेरे भगवान के, मेरे आराध्य के आभूषण चोरी चले गए और मैं ये कड़ा पहने हूँ, तो मुझे अपने आप में ये ग्लानि महसूस हुई। तो मैंने तत्काल पत्नी से कहा कि मैं वो कड़ा भेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि थोड़ा मम्मी को भी एक बार आप बता दीजिए।
मैंने मम्मी से भी कहा तो उन्होंने कहा नहीं अच्छी बात है, चले जाओ। हमारे मित्र दिलीप राजपूत जी, वकील साहब, उनके साथ मैं वो कड़ा लेके जाने लगा तो उन्होंने रास्ते में मुझे टोक दिया कि आप ये कड़ा दे रहे हो, इसके स्थान पर इसे गलवा के दो, क्योंकि छींटाकशी करने वाले लोग कल को इस बात पर भी छींटाकशी कर सकते हैं कि भगवान को उतरा हुआ कड़ा दे दिया। तो मैंने कहा ये आपने मुझे अच्छी सलाह दी, तो मैंने उसको तत्काल गलवाया और एक छोटी सी एक बिस्कुट जैसा बना, वो मैं अपनी भावना के अनुसार उसको अर्पित कराया और उसकी मैंने एक पोस्ट उसकी भी लिखी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेखन मेरा शौक है। पर उस पोस्ट को लिखने का उद्देश्य मुझे मेरे दान का प्रचार करना नहीं था, और लोग भी इस ओर आगे बढ़े, क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर भी आपत्ति की। मैंने कहा ना कि समाज नकारात्मक लोगों से भरा पड़ा है। आप कुछ भी अच्छा करने जाएंगे तो लोग आपको दो चार कहने वाले मिल ही जाएंगे कि नंदू यार क्यों कर रहे हो, क्या है इससे, क्या मिलेगा तुमको इससे। तो ऐसे माहौल में आपको खुद को भी पॉजिटिव रखना है और दो चार पॉजिटिव मित्र आपको अपने पास रखना ही चाहिए। तो उसमें वो क्रिटिसाइज हुआ, दान देके और दान की महिमा गा रहे हैं और इस प्रकार से पोस्ट डाल रहे हैं, किसी और ने पोस्ट नहीं डाली तो खुद ने ही डाल दी। स्वभाव है। और समाज जीवन में आपको हर प्रकार की प्रतिक्रिया सुनने, समझने, सहने की आदत होना ही चाहिए। तो वो मगर उस पोस्ट के बाद लगता है जितने आभूषण की जरूरत थी उतनी चांदी टेकरी सरकार को प्राप्त हो गई थी। हाँ, वो उस जो मेरा उद्देश्य था, हाँ वही उद्देश्य, वो मोटिवेशनल उद्देश्य था कि लोगों के मन में था कि चोरी हो गई, हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन करें तो करें क्या, तो वो क्या करें, एक राह दिखाने का काम मैंने किया था। और उसके बाद अनेक लोगों ने वहां जाके अपने अपने स्तर पर जो कर सकते थे वो किया। पुलिस को भी मैंने इनाम देने की घोषणा की। वो उसका उद्देश्य भी केवल इसलिए था कि पुलिस को हम गलतियों पर क्रिटिसाइज करते हैं, हम उनकी कमियां निकालते हैं, हम उनकी समीक्षा करते हैं, बुरे को हम बुरा बोलते हैं। तो जब वो काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करने का, उनको प्रोत्साहित करने का, उनको प्रशस्ति देने का कार्य भी अपना ही है, उसके लिए अलग से नहीं आएंगे। यही एक तरीका है उसका, ये एक तरीका था उसका। और सौभाग्य की बात है कि टेकरी सरकार के 100% आभूषण पुलिस रिकवर कर लाई। ये 2 पोस्ट का आपने जिक्र किया जो आपको लगा कि लिखना बड़ा दुष्कर कार्य है इस पर, क्योंकि कष्टप्रद था ये लिखना, टेकरी सरकार की चोरी और रील बनाने की घटना। कोई ऐसी पोस्ट आपके द्वारा लिखी हुई हो जिस पे शासन ने पूर्णतः जोर लगाकर कार्रवाई की हो और बाद में आपको लगा हो कि आज मुझे ऐसा लग रहा है ये पोस्ट लिख के कि मेरे इंसान होने के मायने मुझे अनुभव होने लगे हैं, ऐसी कोई पोस्ट? देखिए, आप सिर्फ फिलहाल गुनाह में अच्छी और बहुत समाज को दिशा जाने वाली पोस्ट लिखने के मामले में जाने जाते, ऐसी कोई पोस्ट के बारे में बताइए। देखिए, पोस्ट ये केवल शब्दों का एक जखीरा नहीं है। हम यदि किसी पोस्ट को, मेरे जैसे व्यक्ति की पोस्ट को केवल एक टेबल वर्क के तौर पर देखेंगे तो फिर समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। मैं वो लिखता हूँ जो समाज जीवन में रहते हुए मैं महसूस करता हूँ। तो एक लगभग 1.5 साल पहले का घटनाक्रम मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। हमारा शहर बड़ा शांत, बड़े अच्छे लोगों का शहर है। बिल्कुल। और ये अच्छे लोगों का शहर बना रहे, ये तभी संभव है कि जहाँ अच्छे जो लोग हैं, जो अपने आप को अच्छा कहते हैं, वो समाज में एक अच्छी भूमिका का निर्वाह भी करें और ऐसी अच्छी भूमिका का निर्वाह करते समय बुरे लोगों से अपने संबंधों की परवाह भी ना करें। अक्सर क्या होता है कि हम कुछ बुराइयों पर पर्दा इसलिए डालते हैं कि उस बुराई को उजागर करने से हमारे निजी संबंध खत्म हो सकते हैं। तो जब समाज के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं, शहर के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं, तो फिर परिवार और हम
बहुत छोटी इकाई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस इकाई से बाहर निकल के सोचना पड़ता है। मेरे सामने एक विषय आया था 1.5 साल पहले, रात में एक फ़ोन आया था कि एक शहर का व्यापारी युवक, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और किसी एक पुलिसकर्मी ने ही मुझे बताया था, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, कि ऐसी ऐसी एक घटना है और मेरा एक मित्र गुनाह में रहता है, उससे कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने ब्लैकमेल करने की वजह कि उसकी उन्होंने एक आपत्तिजनक वीडियो बना ली है। तो एक सामान्य प्रतिक्रिया ये रहती है, मैंने कहा यार आपत्तिजनक वीडियो उसकी कोई बलपूर्वक तो बनाई नहीं होगी, कोई ना कोई वजह रही होगी, ये भी कहीं ना कहीं डिफ़ाल्टर होगा और होने तो जो कार्रवाई हो रही। अरे नहीं, कि उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो इतना डिप्रेशन में है कि वो मर जाएगा। तब भी मैंने उसको लाइटली लिया, लेकिन वो मेरे से बहुत जोर दे करके उन्होंने कहा कि आप बात को नहीं समझ रहे भैया, वो मामला गंभीर है। मैं 2 घंटे से उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं चूँकि अभी गुनाह में नहीं हूँ तो मैं प्रत्यक्ष नहीं जा पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझाओ उसको। वो सुसाइड कर लेगा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो किसी जाल में उलझ गया है। मैंने कहा ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो मेरी बात करा दो। मैंने बात की, समझा। मैंने अगले दिन सुबह का समय दिया उसको, पूरे मामले को मैंने समझने की कोशिश की। तो मुझे ध्यान में आया कि वो एक सेक्स स्कैंडल पूरा एक चल रहा था, जिसको अपन हनी ट्रैप, जो बड़े महानगरों में अपन सुनते आए थे कि महिला को किसी न किसी प्रकार से आपके मोबाइलों पर बात करके, कॉल करके, मैसेंजर पे मैसेज करके और किसी से दोस्ती कराना, फिर निजी बातें शेयर करना, फिर तस्वीरें शेयर करना और फिर किसी बहाने से बुला करके ट्रैप में उलझा लेना। वो मैंने समझा। तो उस समय हमारे सामने केवल एक महिला की तस्वीर थी कि ये वो महिला है जो लोगों को उलझाने का काम कर रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं ये हमें नहीं मालूम था। और एक ब्लाइंड मान करके उस पर हमने एक अपने शहर के प्रति भूमिका को निर्वाह करने का प्रयास किया। इसमें जोखिम भी था, क्योंकि अभी तो यही नहीं मालूम कि जो लोग इस खेल के पीछे हैं वो कितने ताकतवर हैं, कौन है, क्रिमिनल हैं, कोई बड़ी गैंग है, क्या है। पुलिस से बात की, फरियादी को ले जा करके उसकी पीड़ा सुनाई, वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। एसपी उस समय सगर साहब थे, बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे, उन्होंने उस घटना को बड़ी संजीदगी से लिया। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, इसको अपन करेंगे। हम वर्कआउट करते रहे, पुलिस ने अपना काम किया और मैं हैरान रहा कि शहर के कुछ उजले चेहरे उस पूरे खेल को अंजाम दे रहे थे। लाखों की वसूली करने के प्रयास उस लड़के से हुए। पहले भी कुछ लोग शिकार बन चुके थे, क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा होता है कि जो शिकार बन चुका है वो बदनामी के डर से सामने नहीं आना चाहता। अच्छा, पुलिस जैसे तैसे उनको किसी कारण से सपोर्टिंग एविडेंस में रख भी लेती है, तो वो कोर्ट में बोलने से बचते हैं। देखिए, सजा होना आरोपी को ये एक अलग विषय है, ये कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन समाज को जागरूक करने का ये जो काम हमने अपनी लेखनी के माध्यम से भी किया, उस समय पोस्ट भी हमने लगातार शेयर की और प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह करके भी किया, चूँकि वकालत मेरा पेशा नहीं, मेरा शौक है। तो उसका लाभ भी मुझे मिल जाता है, लेखन में भी मिलता है और डिसीजन लेते से भी मिलता है कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप हम किस तरीके से रखेंगे। और पूरी एक टीम हमारे साथ, बड़े अच्छे वकीलों की, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि 10-12 वकीलों की ऐसी टीम हमारे साथ है, सब छोटे बड़े भाई की तरह। और वो संयुक्त प्रयासों का ही एक नतीजा होता है कि कुछ लोग पर्दे के सामने आपको दिखाई देते हैं और कुछ पर्दे के पीछे भी रहते हैं। तो निःशुल्क इस प्रकार की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में हम कोशिश करते हैं कि हमारी कोई ना कोई भूमिका तय हो। तो वो एक मुझे लगा बाद में कि शायद मैंने कई जीवन बचा लिए, क्योंकि इस प्रकार के जाल में उलझ करके, इस प्रकार के ट्रैप में उलझ करके व्यक्ति, एक तो उसकी मानहानि तो हो ही जाती है, वो अपने आप में भी अपने आप को मरा महसूस करने लगता है। बिल्कुल। पत्नी, बच्चे, माँ, पिता,
सबके सामने उनकी नज़रों में ही वो गिरता है और वो कैसे जीता है ये वही जानता है। तो हमने फरियादी को भी मोटिवेट किया कि तूने गलत नहीं किया, तेरे साथ गलत हुआ, तरीका कुछ भी हो, अब जिसे जो समझना है वो समझता रहेगा, लेकिन आत्महत्या इस प्रकार के किस्सों का समाधान नहीं है, बल्कि ऐसे एलिमेंट के लिए ये प्रोत्साहन देने की घटना होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका एक सकारात्मक परिणाम आया, वो सारे चेहरे उजागर हुए, एफआईआर हुई, गिरफ्तार हुए, केस अंडर ट्रायल है और कोर्ट से अब जो भी फैसला होता है। चलते चलते समाज को एक नई दिशा देने के लिए आप आज नहीं तो कल कोई ना कोई पोस्ट डालेंगे ही, मगर हम चाहते हैं कि वो पोस्ट ना डालें, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहें समाज को। तो देखिए, समाज कई सारे व्यक्तियों से मिलकर के बनने वाली एक इकाई है और जिस तरह से एक किला, उसकी एक एक ईंट मिलकर के एक मजबूत किले का निर्माण करती है, इसी तरह समाज का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। तो हम में से सभी का ये कर्तव्य है कि जब हम समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करें तो अच्छे और बुरे का हम निर्धारण करें। हमारा प्रयास हो कि जो अच्छे लोग हैं वो जिस जगह जहाँ काम कर रहे हैं हम उनको मोटिवेट करें। कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है, तो वो हम उसकी यदि मदद नहीं कर पा रहे हैं तो बाधा भी हम उत्पन्न ना करें। उसको हम प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम हतोत्साहित भी ना करें। इसके अलावा सोशल मीडिया ये एक बड़ी घातक चीज़ है, तो मोबाइल का उपयोग युवा पीढ़ी बहुत सावधानी से करे। आपके पास जो भी चीज़ है उसका दोनों प्रकार से उपयोग हो सकता है। पुलिस अपने हथियार का उपयोग समाज की रक्षा के लिए करती है और बदमाश हथियार का उपयोग समाज को डराने, धमकाने और अपराध के लिए करता है। ऐसे ही मोबाइल का हम सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए करें, स्टडी के लिए करें, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए करें। मैं कोचिंग के जो कोचिंग कल्चर और लाइब्रेरी कल्चर आया है उसको लेकर के भी मैं पेरेंट्स से ये उम्मीद करूँगा कि माता पिता कम से कम अपने बच्चों पर इतनी पूछ तलाश और ध्यान अवश्य रखें कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो स्कूल का कहकर स्कूल ही जा रहे हैं, कोचिंग कहकर कोचिंग जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। तो मेरा यही सभी से आग्रह है कि जहाँ भी रहें, जो भी काम करें, नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करके करें और कोई भी काम करते समय उद्देश्य अपना भारत माता की जय करना हो, क्योंकि ये भारत है, हम हैं और इसका जो मूल तत्व है वो है सनातन धर्म, हिंदुत्व। इसके लिए हम ज़रूरी नहीं है कि सारे वेद पुराण रामायण गीता हमको कंठस्थ होना ही चाहिए, लेकिन इनके जो मूल तत्व हैं, मूल सार है, यदि उसका भी हम भाव समझ पाए तो मैं समझता हूँ हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। तो दोस्तों, ये थे आशीष शिंदे जी। उम्मीद है कि हमारे साथ साथ आपको भी इनसे मिलना अच्छा लगा होगा। शिंदे साहब, आपने निश्चित समाज को एक दिशा देने वाली बातें बताईं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।